हेलो एवरीवन, अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 चुनौती हिमालय की। क्या है इसमें देखते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायान पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। ठीक है, जवाहरलाल है कोई व्यक्ति, वो जोजिला पास से आगे चले तो मातायान जगह पर पहुंचे थे। तो वहाँ पर उस जो एक कुली था वहीं का जो लोकल आदमी होता है उसने बताया कि सामने जो बर्फ़ से ढका पहाड़ है इधर, उसके पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा मतलब कठिन। किशन ने कुली की बात काटी। किशन है कोई व्यक्ति, उसने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साफ दूर भी है। चढ़ाई भी ज़्यादा और दूर भी है। कितनी दूर है? कितनी दूर है? जवाहरलाल ने पूछा। कितनी दूर है? ठीक है, 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। जल्दी से कुली ने बताया कि 8 मील है। बस तब तो ज़रूर चलेंगे, किसी ने कहा। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। अपने चचेरे भाई की ओर देखा प्रश्न भरी निगाहों से, तो कि भाई चलेंगे। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। वो कश्मीर घूमने आए थे और जोजिला पास से होकर लद्दाख इलाके की ओर चले आए थे। अब एक पहाड़ों के बीच एक जो रास्ता होता है उसको पास बोलते हैं। ठीक है, तो एक जोजिला पास है जो कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करता है। तो वो कश्मीर से जोजिला पास से होकर लद्दाख की ओर आ गए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी, तो वहाँ से अमरनाथ भी जाना चाहते थे। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। अब उनको मुश्किलों से जूझने में अच्छा लगता है, इसलिए वो और खुश हो गए जब उन्हें पता चला कि रास्ता मुश्किल है। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। जवाहरलाल ने पूछा कि कौन कौन हमारे साथ चलेगा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा। किशन ने कहा कि मैं चलूँगा। भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। तो किशन क्या है, भेड़े चराता था। तो उसने कहा जो मेरी बेटी है वो भेड़े चराने चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर, सुबह तड़के मतलब सुबह जल्दी तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। जवाहरलाल तैयार हो गए सुबह जल्दी। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। आसमान में रात्रि की कालिमा मतलब रात का अंधेरा जो था उसके ऊपर सुबह की जो लाल रोशनी होती है वो फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार पर का दृश्य निराला था। तिब्बत का जो पठार होता है उसका मतलब देखने वाला था। वो पठार का जो दृश्य था वो बहुत सुंदर था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। तिब्बत में क्या होता है, ऊंची ज़मीन होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, जिससे वहाँ पर पेड़ पौधे कम ही उग पाते हैं। तो वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका मतलब पहाड़ पहाड़ दिखाई देते हैं। उजाड़ मतलब वहाँ पर कुछ ज़्यादा उगता नहीं है। तो ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ़ से ढके चट्टानी पहाड़। उदास मतलब हरियाली नहीं थी, फीके मतलब भूरे भूरे रंग के बर्फ़ से ढके और बर्फ़ पड़ी हुई थी। चट्टानी पहाड़ मतलब बड़े बड़े पत्थरों वाले पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। जब उन चट्टानों पर, बर्फ़ से ढके चट्टानों पर सुबह की पहली किरण पड़ती है तो वो बर्फ़ चमक उठती है, जिससे कि ताजमहल, ताज मतलब ताजमहल की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो, कैसे लगते ग्लेशियर? मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर दबा के झोंके हड्डियों तक ठंड पहुंचा रहे थे। जो ग्लेशियर थे ऐसे लग रहे थे जैसे नज़दीक आ रहे हैं हमारे, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और सर दबा के झोंके, ठंडी हवा के जो झोंके थे वो हमारी हड्डियों तक पहुंच रहे थे और हमारे शरीर को ठंडा कर रहे थे। जवाहर ने हथेलियाँ आपस में रगड़कर गर्म की। हथेलियों को जब हम रगड़ते हैं
तो थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होती है। जवाहर ने भी ऐसा ही किया और कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए। कमर में रस्सी बांध ली। जो पहाड़ चढ़ने के लिए होता है रस्सी की ज़रूरत होती है, ठीक है। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला, दुर्गम मतलब जहाँ पर जाना कठिन हो, पर्वतमाला पहाड़ों की श्रृंखला को पर्वतमाला कहते हैं। मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। चुनौती दे रही थी कि मतलब हम इतने विशाल पर्वत है, दुर्गम है, तुम हम पर मतलब हमें पार नहीं कर सकते, हमारे ऊपर नहीं चढ़ सकते। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। जवाहर को पहाड़ों पर चढ़ने में मज़ा आता था, इसलिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। भाई किशन और कूली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। जवाहर के भाई किशन और कूली सभी एक रस्सी के साथ बंधे हुए थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था। मैंने बताया था वो भेड़े चराता था, तो वो गडेरिया था, अब गाइड बन गया था। गाइड मतलब जो रास्ता दिखाता है, ठीक है। अब आगे बस 8 मील ही तो पार करने हैं। 8 मील, एक होता है किलोमीटर, एक होता है मील। मील 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर, ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। 1 मील, ठीक है। क्या था, बस 8 मील ही तो पार करने हैं। 8 मील पार करने। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। जवाहरलाल जोश में आ गए थे चढ़ाई शुरू करते हुए। यूँ 8 मील की दूरी कोई बहुत बड़ी नहीं होती, मतलब अगर हम प्लेन ज़मीन पे चलते हैं तो 8 मील ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। पहाड़ों पर क्या होता है, एक तो रास्ता समतल नहीं होता है, एक ऊपर चढ़ने में हमें ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा हमारी ऊर्जा खर्च होती है। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। डग मतलब कदम। एक एक कदम भरने में मुश्किल आ रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था, वीरान रास्ता था। पेड़ पौधों की हरियाली के भाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। पेड़ पौधे नहीं थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खाली सा है, अधूरा सा है। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। अगर एक फूल भी दिख जाता तो आंखों को ऐसा लगता था जैसे मतलब बहुत अच्छा महसूस होता था। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। दो ही चीज़ें दिख रही थी, पहाड़ों की चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, ठीक है। सन्नाटे में सुकून मतलब वो खुश थे इस सन्नाटे से, क्योंकि उन्हें इस काम में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। एक और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती। ठंडी हवा जब शरीर पर बहुत ज़ोर से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे काट रहा हो कोई हमें। तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। और जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमें गर्मी आती लगती है, क्योंकि हम ऊर्जा खर्च करते हैं। तो ठंडी हवा थोड़ी सी अच्छी भी लग रही थी, ताजगी और स्फूर्ति दे रही थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, जवाहरलाल आगे बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए, जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब हम ऊपर चढ़ते हैं हाइट पे तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एक कूली की नाक से खून बहने लगा। एक कूली की नाक से खून आ गया। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया, जवाहरलाल ने उसका इलाज किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। क्या होता है कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वातावरण का प्रेशर भी कम होता है, जिससे हमारे शरीर का प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे शरीर की जो नसें हैं उन पर जोर पड़ने लगता है अंदर की तरफ से। तो उसे थोड़ी सी जैसे इसकी नसों में तनाव महसूस हो रहा था, इस तरह से महसूस होता है। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो, जैसे कि दिमाग में खून चढ़ाया हो, सारा शरीर का खून दिमाग में आ गया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला, लेकिन जवाहरलाल आगे बढ़ते ही रहे, उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। आगे थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी, फिर बर्फ़बारी होने लगी, फिसलन बढ़ गई। अब बर्फ़ पड़ गई तो ज़मीन पर फिसलन बढ़ गई थी, चलना भी कठिन हो गया था। एक तरफ थकान, वो थकने लगे थे, ऊपर से सीधी चढ़ाई, चढ़ाई भी बिल्कुल खड़ी थी। देखिए ये ऊपर चढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नज़र आया। बर्फीला मैदान मतलब बर्फ़ पड़ी है और प्लेन जगह है,
प्लेन। ठीक है। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवता के मुकुट के समान लग रहा था। मतलब जैसे बीच से प्लेन और चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, तो ये देवताओं का मुकुट जैसा लग रहा था। ठीक है। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। मतलब इतनी अच्छी प्रकृति लग रही थी कि मन और आंखों को वो बहुत अच्छी लगी। ठीक है। बस एक झलक दिखाकर बर्फ़ के धुंधलके में ओझल हो गई। वो थोड़ा सी देर दिखाई दिया और फिर बर्फ़ गिर रही थी तो उसमें वो ओझल हो गया वो दृश्य। दिन के 12 बजने वाले थे, दोपहर के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। वो सुबह 4 बजे चढ़ने शुरू हुए थे और 12 बज गए थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। तो उनकी जो ऊंचाई जो थी जहाँ पर वो थी 16,000 फीट। ठीक है। अमरनाथ, अमरनाथ क्या है आगे, अमरनाथ से भी ऊपर। वो कहाँ थे, अमरनाथ से भी ऊपर थे। अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं लगा, लेकिन अमरनाथ की गुफा उनको दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती, लेकिन जवाहरलाल का हौसला बना हुआ था। वो उसी रफ्तार से चढ़ रहे थे जैसे शुरू में उन्होंने चढ़ना शुरू किया था। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, उन्होंने इस चढ़ाई को एक चुनौती की तरह लिया था। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। मतलब उनमें ये था कि भाई ये इतना कठिन रास्ता है, मैं इसको पार करके ही दम लूँगा। उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह था। साहब लौट चलिए, साहब मतलब साहब लौट चलिए, वापस चलिए, वापस कैंप में पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा। एक कुली ने कहा कि हम वापस जब पहुँचेंगे कैंप तक तो दिन ढल चुका होगा, शाम हो जाएगी। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। जवाहरलाल ने कहा कि लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे ही नहीं, हम वापस क्या करेंगे जाकर। वह तो दूर बर्फ़ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। किशन ने कहा कि जो सामने बर्फ़ का मैदान है उसके दूसरी तरफ है अमरनाथ। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कूलियों को उत्साहित किया। जवाहरलाल ने कहा कि चलो चलो, हम इतनी दूर आ गए, चढ़ाई पर चढ़कर आ गए, अब तो आधा मील बचा है, 7.5 मील हमने पार कर लिया और ये भी मैदानी इलाका है, प्लेन। कूलियों को ऐसा कहकर उत्साहित किया जवाहरलाल ने। सामने बर्फ़ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। सपाट मतलब समतल, बिल्कुल ऐसे सीधा, ऐसे सीधा। ठीक है। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। इन्होंने ऐसा पहाड़ पार किया था। ठीक है। फिर सामने प्लेन मैदान था और उस प्लेन मैदान से नीचे उतरकर थी अमरनाथ की गुफा। ठीक है। कुछ इस तरह। तो उन्हें वहाँ पहुँचना था, उस गुफा तक। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। जवाहरलाल तेज़ तेज़ चल रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। मतलब दूर से प्लेन दिखता है लेकिन उबड़ खाबड़ वो था। ताज़ी बर्फ़ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। वहाँ पर थी चट्टानें ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जब बर्फ़ पड़ी तो वो ऐसे प्लेन हो गया। बर्फ़ से ऐसा लगे जैसे वो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है। आगे गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ़ से ढके हुए थे। जो गड्ढे थे उनके ऊपर बर्फ़ गिर गई थी और जो खाइयाँ थी वो बहुत गहरी गहरी थी और गजब की फिसलन थी। मतलब बर्फ़ जब जम जाती है तो वो कठोर हो जाती है, वो फिसलन भरी हो जाती है। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ़ में पैर अंदर धंस जाता। कहीं नरम बर्फ़ थी तो वहाँ पर पैर धंस जाता और हार्ड जहाँ पर कठोर बर्फ़ आ जाती वहाँ पैर फिसल जाता, धंसता जाता, पैर धंस भी जाता था। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। मतलब प्लेन था लेकिन उतनी तेज़ नहीं चल सकते थे, उन्हें सोच सोच कर चलना पड़ रहा था, धीरे धीरे। यह तो चढ़ाई से भी मुश्किल था। तो उन्होंने कहा चढ़ाई तो थी मुश्किल, लेकिन ये चढ़ाई से भी ज़्यादा मुश्किल है। पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था, लेकिन जवाहरलाल को इसमें भी अच्छा लग रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुँह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। तभी जवाहरलाल को एक सामने
गहरी खाई दिखाई दी जो ऊपर से बहुत चौड़ी थी, जैसे उसने अपना मुंह फाड़ रखा हो कि आ जाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए तैयार हूँ। अचानक उनका पैर फिसल गया। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। वो संभल जाते इससे पहले वो खाई में गिर गए लड़खड़ा कर। साहब गिर गए, किशन जी का। किशन ने जोर से आवाज़ लगाई कि साहब नीचे गिर गए हैं। जवाहर 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 का नाम किसने पुकारा? भाई की पुकार वादियों में शांति भंग कर गई। उसका जो जवाहर का भाई था उसने जोर से चिल्लाया, जवाहर। ठीक है। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। जवाहरलाल रस्सी से बंधे और हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। एकदम से झटका लगा। किसको? दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। दोनों तरफ चट्टाने थी और नीचे गहरी खाई थी बीच में। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे। जवाहरलाल ने रस्सी को कस के पकड़ रखा था। वही उनका एकमात्र सहारा था। जिसके सहारे वो लटके हुए थे वही अकेली रस्सी उनका सहारा थी अब। ठीक है। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। ऊपर से जवाहर बुलाया। किसने? भाई ने। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में जागते हुए दिखाई दिए। जवाहर ने जब ऊपर देखा तो उसका भाई और किशन दोनों दिखाई दिए, धुंधले धुंधले। ठीक है, दूर से। हम खींच रहे हैं आपको ऊपर, रस्सी कस के पकड़ के रखना। भाई ने हिदायत दी। भाई ने बोला कि हम रस्सी को कस के पकड़ रखना, हम ऊपर खींच रहे हैं तुमको। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूँ ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। जवाहर को पता था कि फिसलन है, इसलिए ऊपर खींचना इतना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, वह चिल्लाए। जवाहर ने कहा कि मैं चट्टान पर पैर जमा लेता हूँ, जोर से बोलकर उन्होंने बताया। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। जब वो चिल्लाए तो आवाज़ इधर उधर खाई से टकराकर चट्टानों से और गूंज गई दूर तक। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने जो चट्टान निकली हुई थी उसको कस के पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। और धरातल मतलब जगह, ज़मीन, उस पर पथरीली जो ज़मीन थी उस पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। अब जवाहरलाल को अच्छा लगा जब उनके पैर के नीचे ज़मीन आ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। भाई ने ज़ोर से चिल्लाया, घबराना मत जवाहर। ठीक है। तो क्या कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसने कहा? जवाहरलाल। कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। जवाहरलाल ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, कभी तो बर्फ़ से उनका पैर फिसल जाता है, और कभी कोई छोटा मोटा जो टूटा हुआ पत्थर होता वो पैर रखते ही नीचे गिर जाता। तो वह मन ही मन काँप जाते। तो उनको लगता जैसे वो उस पत्थर के साथ गिर जाएंगे या फिसल कर गिर जाएंगे। और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। वो रस्सी को और कस के पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियाँ भी जैसे कटने लगी थी। इतनी कस के पकड़ रखी थी कि जैसे हथेली में रस्सी से हथेली कटने लगी थी, जैसे हाथ कट जाएगा रस्सी से। पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कितना दर्द हो रहा है या हथेली कट रही है। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। कूली और किशन क्या कर रहे थे? उन्हें ऊपर खींच रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई कितनी गहरी थी। तो क्या देखा कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी नहीं चले। अकेला अगर कोई आदमी होता और गिर जाए तो पता भी नहीं चला, इतने नीचे गहरी खाई थी। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। भाई ने खुशी से लंबी सांस ली और कहा कि भगवान का शुक्र है। साहब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा कि सर या साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। जवाहरलाल ने ना में गर्दन हिलाई, साइड में जैसे हिलाते हैं, और अपने कपड़े झाड़े और वह फिर से चलने को तैयार हो गए। इस
हादसे से हल्का सा झटका ज़रूर लगा। ये जो दुर्घटना हुई थी इससे थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा। फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ, लेकिन उनको चलने का मन अब भी कर रहा था। वह अब भी आगे जाना चाहते थे, वो अब भी आगे ही बढ़ना चाहते थे, ये नहीं कि अब वापस चला जाए। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। आगे ऐसी और गहरी और चौड़ी खाइयाँ और भी थी बहुत सारी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था, और इनको खाई को पार करने का जो सामान होना चाहिए उस तरह का वो भी उनके पास नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। लेकिन उनके पास सामान नहीं था, इसलिए वो वापस लौट गए। अमरनाथ तक वो नहीं गए। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका। वो अमरनाथ तक तो नहीं पहुंच सके, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल की को आकर्षित करती रही। लेकिन हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनसे पार पाने के लिए जवाहरलाल को हमेशा आकर्षण होता रहा। वो उनको पार करने के बारे में हमेशा सोचते रहे। ठीक है, ये लेख है, इसके लेखक कौन है? सुरेखा पणंदीकर। ठीक है, इनके लेखक का नाम है सुरेखा पणंदीकर। अब है इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सबसे पहले क्या कहा है? प्रश्न 1 क, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है। दूसरा ख, अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। तीसरा प्रश्न क्या है? ग, किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। एक पाठ था राख की रस्सी, इसी किताब में है, शुरू में ये पाठ, तो उसमें से तिब्बती लोक कथा पढ़ी थी। ठीक है, अब देखना है कि तिब्बत ढूंढना है आपको इस नक्शे में, पाठ के में। आइए तीनों उत्तर देखते हैं। ये हमारे सामने है भारत का मानचित्र। ठीक है, इसमें लद्दाख मानचित्र में देखना है। तो लद्दाख है यहाँ पर, ये है लद्दाख। ठीक है, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली यहाँ पर है। यहाँ से लद्दाख पहुँचने में 2-3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, 2-3 दिन लग सकते हैं। कैसे? वहाँ रेल, बस या वायुयान द्वारा जाया जा सकता है। अब 2-3 दिन किससे लगेंगे? रेल, बस, ठीक है, या सड़क से अपनी गाड़ी से जाते हैं तो वायुयान द्वारा जल्दी पहुंचा जा सकता है। तिब्बत देखना है मानचित्र में, तो ये जो जगह है पूरी, ये पूरा तिब्बत है। ठीक है, भारत के ऊपर यहाँ पर ये पूरा तिब्बत है। आइए आगे चलते हैं अब। वाद विवाद। वाद विवाद क्या है? प्रश्न 1 क, बर्फ़ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी? कि जो बर्फ़ से ढके चट्टानी पहाड़ है वो उदास और फीके क्यों लगते थे? उत्तर, बर्फ़ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह वहाँ दूर दूर तक किसी का न होना हो सकती थी। क्या होता है कि जब केवल बर्फ़ और पहाड़ी चट्टानें ही हैं तो वहाँ पर ना कोई पेड़ पौधा उगता है, ना कोई घास, ना कोई फसल। तो जब ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई पेड़ पौधा, घास, कोई फसल नहीं उगती है, ना तो कोई वहाँ पशु या जानवर रह सकता है, ना ही कोई मनुष्य, इसलिए वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता है, जिससे वो उदास और फीके लगते हैं। ठीक है, आए समझ में? दूसरा ख, बताओ ये जगहें कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ कब रौनक होती है? कौन सी जगहें, कौन सी जगहों के बारे में बात हो रही है? घर, बाजार, स्कूल और खेत, 4 जगहों के बारे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या होता है कब। सबसे पहले उत्तर घर के बारे में। जब घर के सभी सदस्य बाहर चले जाते हैं, सभी लोग बाहर चले जाएंगे तब तो घर उदास और फीका लगता है। घर बंद, घर में कोई नहीं रहता है तो उदास और फीका लगता है। लेकिन जब घर के सभी सदस्य घर में होते हैं तब घर में रौनक होती है। सब कोई ना कोई काम करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आवाज़ें आती रहती है, दिखते रहते हैं। ठीक है। बाजार, जब बाजार बंद होने लगता है रात के समय तो वह उदास और फीका लगता है। लेकिन जब बाजार में लोग खरीदारी करने आते हैं तो वहाँ रौनक होती है। सभी दुकानें खुली होती हैं, लाइटें जली होती हैं, लोग आ जा रहे होते हैं,
खरीदारी कर रहे होते हैं तो वहाँ रौनक होती है। स्कूल स्कूल जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो स्कूल उदास हो और फीका लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता है, सारे कमरे खाली और मैदान खाली होता है, कोई बच्चा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वहाँ और रौनक होती है। बच्चे जब स्कूल में आ जाते हैं तो वहाँ रौनक हो जाती है, वो खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। खेत जब खेत में फसल नहीं लहराती है, खेत में फसल नहीं होती है तो खेत उदास और फीके लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ फसल लहराती है तो वहाँ रौनक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 2, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, जवाहरलाल को सहमत होना चाहिए था या नहीं? तो उत्तर, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इस खतरनाक रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त सामान न था। ठीक है, लेकिन उनमें जोश भरपूर था, जिसकी ज़रूरत दुर्गम यात्रा में पड़ती है। ठीक है, उनको तैयार नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनके पास पूरा सामान नहीं था। जोश था तो दुर्गम यात्रा में जोश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनके पास सामान नहीं था, इसलिए उनको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अकेले जोश से ऐसे रास्ते पार नहीं हो सकते। आगे क्या है? प्रश्न 1, तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। सभी बच्चे मिलकर इसके लिए पहाड़ों से जुड़े जुड़े विभिन्न तस्वीर इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज़ पर पहाड़ के आकार में चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की एक दीवार पर भी बना सकते हो। ठीक है, कोलाज क्या होता है? जब हम बहुत सारी चित्रों को एक साथ उनको जोड़ देते हैं तो वो एक कोलाज बन जाता है। ठीक है, उत्तर, कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक कागज़ पर चिपका कर बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कोलाज बना दिया है। कौन सा? ये कोलाज है। ठीक है, अलग अलग चित्रों को जोड़कर। अब आगे क्या है? प्रश्न 2, अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाना है। कोलाज में ऐसे शब्द हो जिन इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हो या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हो। ठीक है, जो चित्र है, मतलब शब्दों का कोलाज बनाना है चित्रों के आधार पर। कौन कौन से शब्द? देखो, अब इन दोनों कोलाज कक्षा में प्रदर्शित करो। एक चित्र का कोलाज है, एक शब्दों का। चित्र में कुछ लोग रस्सी आदि के सहारे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। कुछ पहाड़ बिल्कुल पथरीले दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। कई पहाड़ों पर तरह तरह के पेड़ भी उगे हुए हैं। कुछ पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं जिन पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल है। ये पहाड़ दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये क्या है? जो चित्र है कोलाज, उसका वर्णन किया गया इन शब्दों के द्वारा। ठीक है, वो चित्र हम देखकर उसको पढ़ पा रहे हैं और इसको हम पढ़कर देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे तुम्हारी समझ से क्या? तुम्हारी समझ से। प्रश्न 1, इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही तो उसके बारे में लिखो। कोई यात्रा जो आपको याद आई है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लिख दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोक कर। ठीक है, सबकी अलग अलग हो सकती है, मैं इसलिए इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। आगे प्रश्न 2, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? सबको पता है, अभी हमने पढ़ा है। उत्तर, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का मार्ग और अधिक खतरनाक था। साथ ही उनके पास इन रास्तों पर जाने संबंधित सामान भी नहीं था। रास्ता आगे और कठिन था, खाइयाँ थी, बड़ी बड़ी गड्ढे थे जो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, और उनके पास सामान भी नहीं था इनको पार करने के लिए। ठीक है, प्रश्न 3, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? उत्तर, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे
कि अगर वहाँ कहीं पहाड़ पर से एक कोई भी गिर जाए तो रस्सी के सहारे तक लटक जाएंगे। मतलब अगर 4 लोग बंधे हुए एक रस्सी से तो सारे तो एक साथ गिरेंगे नहीं। अगर कोई भी एक गिर जाता है तो बाकी लोग उसको गिरने नहीं देंगे और उसको ऊपर खींच लेंगे। ठीक है। पाठ 4 का है। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण को क्यों करना चाहते हैं। ठीक है। नेहरू जी ने को चुनौती लगी कि भाई ये पहाड़ है, इन पर चढ़ना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग पर्वतारोहण को क्यों करना चाहते हैं बताइए। उत्तर, कुछ लोग पर्वतारोहण मनोरंजन और शौक के लिए करना चाहते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी मिलती है। साथ ही आज पर्वतारोहण कुछ लोगों की जीविका का साधन भी बन चुका है। ये कूली और जो गाइड होते हैं ये इससे पैसे कमाते हैं। ये उनको रास्ता दिखाते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आते हैं और ये इससे पैसे कमाते हैं। ठीक है। ख, ऐसे कौन कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे। कौन कौन से काम चुनौती भरे जो आप करना पसंद करोगे। कौन से। उत्तर, हम निम्नलिखित चुनौती भरे काम करना पसंद करेंगे। कौन से। विद्यालय में पढ़ाई में प्रथम आना, मतलब फर्स्ट आना। विभिन्न खेलों में पुरस्कार जीतना, अच्छा खेलकर इनाम जीतना। तैराकी सीखेंगे हम। कुछ अन्य भाषाओं का ज्ञान सीखेंगे। कुछ मतलब बोलना लिखना पढ़ना अन्य भाषाएं। मुसीबत में लोगों की मदद करना, जो लोग परेशानी में होंगे उनकी मदद करना, ये भी एक चुनौती भरा काम है जो हम करना पसंद करेंगे। ठीक है। आगे क्या है। बोलते पहाड़। कैसे बोलते पहाड़ देखिए। प्रश्न 1, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। ठीक है। मतलब उदास होना, खुश होना या किसी को चुनौती देना, ललकारना, ये सब क्या है, ऐसे कार्य मनुष्य करता है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। पहाड़ ऐसा कर सकते हैं नहीं, वो तो केवल अपनी जगह पर खड़े हैं, वो किसी से कुछ नहीं कह सकते। ऐसे और भी वाक्य हैं जैसे बिजली चली गई। बिजली कहीं नहीं जाती है। बिजली क्या है, या तो बिजली है या नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आई और वापस चली गई। तो ये वाक्य मतलब मनुष्य का काम है, ये मनुष्य कर सकता है या कोई जानवर कर सकता है। ये जो बिजली है पहाड़ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या है और क्या आगे। चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। अब चांद क्या है। चांद सबको पता है एक एक खगोलीय एक वस्तु है जो मतलब अपनी अपनी धुरी पर अपने कक्ष में घूम रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि बादलों के पीछे अपना मुंह कर लिया। इस किताब में दूसरे पाठों में ऐसे वाक्य ढूंढो। अब इसी किताब के जो दूसरे पाठ हैं उनमें से ऐसे वाक्य ढूंढने हैं। कौन कौन से मिले हमें। उत्तर का, उन्होंने साड़ी की सिकनें दुरुस्त की। सिकनें मतलब जो सलवटें होती हैं वो ठीक की। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। अब सूरज तो है ही आसमान में, सूरज तो हर रोज़ निकलता है, लेकिन क्योंकि बादल है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो लापता है। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। गोलियों की आवाज़ से मतलब गोलियों से जो शोर हुआ उससे घाटी गूंज गई। फसल तैयार खड़ी थी। तैयार खड़ी थी मतलब फसल तो उगी थी, तैयार थी नहीं थी वो तो हमें देखना होता है कि तैयार है या नहीं। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। अब पतंग है, कागज़ की है या पन्नी की है, उसको कोई सुस्ती या कोई थकान नहीं होती है। तो ऐसे वाक्य हमें ये मिले हैं जो इंसानों के काम हैं लेकिन हमने उनको वस्तुओं से जोड़ दिया है। ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा पाठ और इसके प्रश्न उत्तर ख़त्म होते हैं। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। आज के लिए बाय।